बारिश की फुहार, मस्ती की बहार, आ गए हम फिर एक बार इस रविवार। मेरा यानी सोनल, मेरा यानी गर्वित, मेरा यानी प्रिशा अग्रवाल, मेरा यानी तबीहा चौधरी का आप सभी को नमस्कार। गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू याद कर आओ करे शुरू हम सब का मनपसंद हमारा बाल कार्यक्रम। अच्छा दोस्तों, क्या तुम लोगों को पता है कि आज क्या है? हाँ, आज गुरु पूर्णिमा है ना। बिल्कुल सही। हमारे जीवन में गुरु का विशेष महत्व होता है। पता है, भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना गया है। संस्कृत में गु का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान, एवं रु का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान। गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अपने गुरु और शिक्षकों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु के ज्ञान और संस्कार के आधार पर ही उसका शिष्य ज्ञानी बनता है। गुरु की महत्ता को महत्व देते हुए प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान बताया गया है। बिल्कुल सही कहा सोनल। गुरु को महत्व देने के लिए ही महान गुरु वेद व्यास जी की जयंती पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भगवान शिव द्वारा अपने शिष्य को ज्ञान दिया गया था। इस दिन कई महान गुरुओं का जन्म भी हुआ था और बहुतों को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इसी दिन गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन भी किया था। माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, पर गुरु सभी को अपने बच्चों के समान मानकर ज्ञान देते हैं। गुरु और शिक्षकों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। गुरु के ज्ञान और संस्कार के आधार पर ही उसका शिष्य ज्ञानी बनता है। और पता है, महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य, कौरव और पांडवों के गुरु थे। परशुराम जी कर्ण के गुरु थे। इसी तरह किसी न किसी योद्धा का कोई न कोई गुरु होते हैं। चाणक्य के गुरु उनके पिता चणक थे। महान सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु आचार्य चणक थे। अच्छा प्रेषा, तुम भी तो बताओ, तुम्हारा गुरु पूर्णिमा के बारे में क्या कहना है? मैं आज एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है अरुणी की गुरु भक्ति। प्राचीन काल में एक आश्रम में ऋषि रहते थे। वह अपनी शिष्यों को शिक्षा देते थे। वह अपने शिष्यों से कहते थे कि मुसीबत से कभी भी डर के नहीं भागना चाहिए। यह बात गुरु के प्रिय शिष्य अरुणी ने अपने मन में बैठा ली थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। गुरु ने अरुणी से कहा कि तुम खेत पे जाओ, मैं टूट गई हुई तो उसे जोड़ देना। अरुणी खेत पे पहुंचा। बारिश बहुत तेज होने लगी जिसके कारण मेड़ टूट गई थी। अरुणी मेड़ पे मिट्टी डाल रहा था, लेकिन पानी से मिट्टी बह जा रही थी। अरुणी ने बहुत कोशिश करी। अंत में अरुणी को अपने गुरु की बात याद आई। मुसीबत से कभी भी डर के नहीं भागना चाहिए। अरुणी मेड़ पे लेट गया और पूरी रात वह उधर ही सोते रहा। जब आश्रम नहीं लौटा तो गुरु अपने शिष्यों के साथ खेत पे चले। खेत पे पहुंचे तो देखा अरुणी मेड़ पे लेटा है। अरुणी की इस गुरु भक्ति को देख के गुरुदेव ने उन्हें गले लगा लिया और हमेशा सफल होने के लिए आशीर्वाद दे दिया। धन्यवाद। अरे वाह प्रेषा, तुमने तो बड़ी अच्छी कहानी सुनाई। बिल्कुल। अच्छा सोनल, क्या तुमने ये श्लोक सुना है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ, मैंने ये श्लोक सुना है। क्या तुम इसका भावार्थ बता सकती हो? हाँ, इस श्लोक का अर्थ है, गुरु हमारी अंधकार रूपी अज्ञानता को दूर करता है। ऐसे सद्गुरु को प्रणाम। गुरु अपने शिष्य की अज्ञानता का नाश कर उसके सभी भ्रम दूर करता है, उसको ज्ञान की नई राह दिखाता है। इसीलिए गुरु अपने शिष्य के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों के समान कार्य करता है। तुम्हें पता है सोनल, गुरु पूर्णिमा के दिन विद्यार्थी अपने गुरु के सम्मान में अनेक गतिविधियां करते हैं। इस दिन हमारे गुरु और शिक्षक की हम आराधना करते हैं और उन्हें उपहार देकर उनका आदर करते हैं। अच्छा गर्वित, आज मैं कबीर जी के कुछ दोहे बोलना चाहती हूँ जिसमें गुरु के महत्व को बताया गया है। हाँ बताओ। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लीगे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। अर्थात बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं मिलता और अज्ञानी इंसान को मोक्ष नहीं मिलता। बिना गुरु के हमें सही गलत नहीं पता चलता। बिन गुरु के हमारी कमियों को दूर कौन करेगा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अर्थात गुरु कुम्हार है और जो घड़ा है वो शिष्य है। घड़ी घड़ी काढ़े कोट अर्थात गुरु शिष्यों में कमियां निकालकर
उन कमियों को दूर करते हैं। अरे भाई सोनल, बहुत ही सीरियस बातें हो गई। तो चलो, अब हमारे साथ यहाँ कुछ साथी हैं जो हमें चुटकुले सुनाने आए हैं, तो आइए सुनते हैं। टीचर ने बोला, इतने दिन कहाँ थे, स्कूल क्यों नहीं आए? गोलू ने बोला, मुझे बर्ड फ्लू हो गया था। टीचर ने कहा, पर यह तो पक्षियों को होता है। गोलू ने कहा, टीचर आप तो हमें हर रोज मुर्गा बना देती हो। अच्छा सोनल, तुमने ये गाना तो सुना ही होगा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाँ गर्वित, मैंने ये गाना सुना है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला। तुम्हें पता है सोनल, ये सॉन्ग आजादी की राह पर फिल्म से लिया गया है, जिसके गीतकार श्यामलाल गुप्ता हैं। अच्छा सोनल, तुम्हें पता है भारत में हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यह दिन स्वतंत्रता से पहले भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भारतीय तिरंगे को अपनाने का जश्न मनाता है। बाद में इस ध्वज को भारत गणराज्य के ध्वज के रूप में बरकरार रखा गया। अच्छा सोनल, क्या मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं हमारे तिरंगे के बारे में? हाँ हाँ बिल्कुल। भारत में राष्ट्रीय ध्वज एक तिरंगा है, जिसमें सबसे ऊपर गहरे केसरिया यानी केसरी रंग, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की समान मात्रा है। ध्वज की चौड़ाई से लंबाई का अनुपात 2 से 3 है। हमारे तिरंगे के बीच में जो चक्र है वो नीले रंग का है और उसमें 24 तीलियां हैं। अच्छा गर्वित, तुमने इतनी रोचक बातें बताई, तो क्यों ना मैं अब एक कविता सुनाऊं? हाँ बिल्कुल। 3 रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय के दिल का यही तो स्वाभिमान है। यही गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। अरे वाह सोनल, बड़ी प्यारी कविता थी। तो दोस्तों, हर सप्ताह हम अपने माता पिता के साथ स्टूडियो में आते हैं आपसे वार्तालाप करने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है रेडियो का इतिहास क्या है? नबिया, क्या तुम्हें पता है? नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। अच्छा गर्वित, तुम्हें? नहीं, तुम ही बता दो। प्रिशा, तुम्हें? नहीं, मुझे भी नहीं पता। हमारे घर में सुबह सुबह मम्मी रेडियो चला देती है। रेडियो की मधुर ध्वनि जब कानों में जाती है तो हम सब फटाफट उठ जाते हैं। मेरे दादा बताते हैं कि हमारे टाइम में रेडियो मनोरंजन का एकमात्र सहारा था। रेडियो के सहारे ही हम आसपास की देश दुनिया की खबरें सुनते थे। रेडियो हर घर में पहले भी होता था और आज भी हर घर में होता है। रेडियो के जरिए हमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती है, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति हम जागरूक रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम सुनते हैं रेडियो पे आधारित कार्यक्रम। दादाजी हम आ गए। आप क्या कर रहे हैं दादाजी? आओ बच्चों, आओ आओ आओ। तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? बच्चों तो सुनो, मैं अपने दोस्त के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहा हूँ। लेकिन दादाजी, हमें तो यहाँ आपके अलावा और कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है? कोई नहीं नजर आ रहा है? अरे जरा ध्यान से देखो और सुनो। अच्छा बच्चों, यह बताओ तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ दादाजी, हमें रेडियो की आवाज सुनाई दे रही है। शाबाश, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। वाह वाह, रेडियो यही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा, देखो बच्चों, जब तुम स्कूल चले जाते हो तो मैं अकेला रह जाता हूँ। यह रेडियो ही तो है जो मेरा मन लगाता है। एक अच्छे दोस्त की तरह कभी स्वास्थ्य की बातें करता है तो कभी दूर दूर के समाचार सुनाता है। और बच्चों, तुम्हें एक बात और बताऊं, जब यह गाता है तो मैं भी इसके साथ गुनगुना रहता हूँ। अच्छा है ना ये दोस्त? बच्चों, यह रेडियो मेरा ही नहीं सबका दोस्त है। वो कैसे? यह सबके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाता है। तुम्हें मालूम है आकाशवाणी का आदर्श वाक्य क्या है? आकाशवाणी का आदर्श वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बच्चों, इसका मतलब जानना चाहोगे? सबके हित और सुख के लिए, कल्याण के लिए सद्भाव से काम करना। अरे बच्चों, तुम्हें एक बात और बताता हूँ। जब भी कभी प्राकृतिक आपदा आई या कोई महामारी आई तो यह रेडियो अपने श्रोताओं को बहुत सहायता करता है। मेरा यह दोस्त हमें जागरूक करता है, साथ साथ समय समय पर यह भी बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि यह रेडियो हमारा कितना अच्छा ध्यान रखता है, बड़ा सहयोग करता है और बहुत ही अधिक उपयोगी है ना?
हाँ दादाजी, हम तो समझ गए। आप कितना अच्छा समझाते हैं। अच्छा, अब तुम सब मेरे दोस्त के पास आकर के बैठ जाओ और रेडियो के ही मुख से सुनो रेडियो की कहानी। अच्छा, मैं हूँ रेडियो। दोस्तों, रोज मैं आपकी बात करता हूँ। आज मैं अपनी बात कहूँगा। दोस्तों, मेरी जीवन यात्रा की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है और यह यात्रा निरंतर चल रही है। मैं संचार का वो माध्यम हूँ जो समय के साथ कदम ताल मिलाकर चल रहा हूँ। अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। उतार चढ़ाव मेरे जीवन में भी आए, लेकिन मेरी उपयोगिता और लोकप्रियता में मैंने कोई कमी नहीं आने दी है। मेरी आवाज में वो शक्ति है जो दूर दराज बैठे व्यक्ति को तकनीक और तरंगों के माध्यम से जोड़ सकती है। मैं ध्वनि की तरंगों से हर छोटी, बड़ी, ऊंची, नीची सब जगह पहुंच जाता हूं। आज भी सब मुझे बहुत शौक से सुनते हैं। सुने क्यों ना? अब तो मुझे सुनना और आसान हो गया है। जहां चाहो वहां सुन सकते हो। मैं समाचार, सूचना, विज्ञान, कला, खेल, स्वास्थ्य, जीवन शैली, आर्थिक गतिविधियों से जुड़े भिन्न भिन्न विषयों पर कार्यक्रम रोचक अंदाज में श्रोताओं तक पहुंचाता हूँ। लोक कल्याण के लिए काम करना ही मेरा लक्ष्य है। मेरा नाम है सोनी। रेडियो भाई, आप कहते हैं कि रेडियो का नेटवर्क बहुत बड़ा है, क्या ये सच है? हाँ बच्चों, आकाशवाणी का नेटवर्क बहुत बड़ा है। भारत में दूर दराज तक सुना जा सकता है। अब तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए भारत के अलावा विदेशों में भी सुना जा सकता है। रेडियो भाई, मैं आपसे कुछ पूछना नहीं चाहती, आपको सुनाना और बताना चाहती हूँ। स्वतंत्रता सेनानियों का हम करते हैं सम्मान, यह भारत है हमारी शान। रेडियो भाई, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप हमारे लिए और भी अच्छे अच्छे रेडियो के प्रोग्राम लाएं, जिसमें मजेदार कहानियाँ हो, चुटकुले हो, पहेलियाँ हो और ज्ञान भी हो। जरूर जरूर। रेडियो भाई, मेरा नाम है आयुष और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप हमें जानकारी देते हैं, ये बात तो हमें मालूम है, लेकिन हम आपसे और क्या क्या सीख सकते हैं? देखो बच्चों, मुझसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मेरे से आप समय की पाबंदी सीख सकते हो, अच्छी भाषा, अच्छा उच्चारण सीख सकते हो। और हाँ, एक बात और, अगर किसी को रेडियो पर बोलने का अवसर प्राप्त होता है तो यह उस व्यक्ति के लिए सम्मान की बात होती है। ऐसी है मेरी महिमा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ऋषि पांडे, कक्षा 6 का छात्र, आज आप सभी के साथ रेडियो पर मेरा पहला अनुभव साझा करूंगा। मैंने पहली बार रेडियो पर प्रसारित प्रोग्राम छोटे नवाब में हिस्सा तब लिया था जब मैं 3री कक्षा में था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी पहली रिकॉर्डिंग थी। मन में कई तरह के सवाल थे, लेकिन मेरे आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं थी। दोस्तों के साथ मैंने भी बहुत सारी जानकारियाँ, कुछ कविताएं एवं चुटकुले सुनाए थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब मिली थी जब रेडियो पर पहले ही दिन अबैकस के क्षेत्र में बनाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड पर मेरे इंटरव्यू ली गई थी। मुझसे गणित से जुड़े कई और सवाल पूछे गए। वहाँ मौजूद सभी बच्चे मुझे आश्चर्य की दृष्टि से देख रहे थे। रेडियो से जुड़े रहना मेरे और मेरे माता पिता के लिए सौभाग्य की बात है। मुझे रेडियो के पहले दिन ही बहुत कुछ सीखने को मिला और आज भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। पहले छोटे नवाब और अब बाल कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चे आप तक कई रोचक जानकारियाँ, कविताएं, कहानियाँ, चुटकुले और गीत लाते हैं। हमारे प्रोग्राम बाल कार्यक्रम को अपना प्यार देना ना भूले। धन्यवाद। ऋषि, आपने तो अपना और मेरा दोनों का नाम रोशन किया है। नमस्ते, मेरा नाम सानवी खटुआ है। आज मैं रेडियो भाई के लिए एक छोटी सी कविता लेके आई हूँ। रेडियो 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 भाई, मैं सानवी 7 समंदर पार
अमेरिका से आपके लिए एक कविता लाई। रेडियो भाई, आपकी कहानी है बहुत पुरानी। ऐसा कहती है मेरी दादी और नानी। आपको मालूम है, मेरे दादाजी के पास था एक रेडियो सेट पुराना, और मेरी मम्मी बताती हैं कि रेडियो कान लगाकर सुनते थे मेरे नाना। रेडियो भाई, क्या बात है, आपको सब सुनते हैं। कोई गाने के लिए तो कोई समाचार के लिए आपको चुनते हैं। रेडियो भाई, आप हो बहुत अच्छे, आपको बहुत प्यार करते हैं हम बच्चे, क्योंकि आप हमें कहानी, कविता सब सुनाते हो, चुटकुले सुनाकर खूब हंसाते हो और हमको कितनी जानकारी देते हो, और कभी कभी हमसे पढ़ाई की बात भी कर लेते हो। रेडियो भाई, आप बच्चे, बूढ़े, जवान सबके पसंद की बात बताते हो। इतनी सारी जानकारी आप कहाँ से लाते हो? चलना चलना चलना, पूरे समय चलना। क्या आपको नहीं आता रुकना और थकना? रेडियो भाई, आप हमेशा बोलते रहते हो, कभी छुट्टी क्यों नहीं ले लेते हो? रेडियो भाई, आप हमको इतना चाहते हो, दुनिया भर में अपनी बात पहुंचाते हो। आप हमारे लिए करते हो बहुत सारा काम, इसीलिए आपकी पूरे विश्व में है पहचान। धन्यवाद सान्वी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरशी गुप्ता। आज मैं आप सबके समक्ष ये बताना चाहूंगी कि मेरा रेडियो पर पहला अनुभव कैसा था। रेडियो पर मेरा पहला अनुभव काफी अच्छा यादगार रहा। मैं पहले बहुत घबराई हुई थी। मुझे काफी सारे सवालों के जवाब भी चाहिए थे, जैसे रिकॉर्डिंग कैसे होती है, वहाँ सेटअप कैसा होगा। रिकॉर्डिंग रूम पहुंचकर मेरे सारे सवालों का मुझे जवाब मिल गया और मेरा डर भी कम हुआ। मैंने देखा कि अन्य बच्चे अभ्यास कर रहे हैं, तो मैंने भी अभ्यास करना शुरू किया। इससे मुझे कॉन्फिडेंस आया। अन्य बच्चों को देखकर मुझे पता चला कि कैसे बोला जाता है। जब मेरी बारी आई, मैंने कॉन्फिडेंस के साथ काफी अच्छे से अपनी कविता को प्रस्तुत किया। मेरा माइक का डर भी भाग गया था। अरे, मैं तो बताना ही भूल गई कि माइक एक स्टेज पर लगी थी। हम सबको स्टेज पर बैठकर बोलना था। रिकॉर्डिंग रूम के बगल में एक और रूम था जिसमें हमारी आवाज रिकॉर्ड हो रही थी। वहाँ से एक सर हमें इशारों से बता रहे थे कि कब रुकना है और कब बोलना है। आकाशवाणी भवन जाने और वहाँ बोलने से मुझे बहुत लाभ हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। मेरा आकाशवाणी भवन का सफर बहुत मजेदार रहा। सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रेक्षा आज आप सभी को मेरा रेडियो का पहला अनुभव बताने जा रही हूँ। मैं जब पहली बार आकाशवाणी भवन में रिकॉर्डिंग के लिए गई थी तब मैं बहुत एक्साइटेड थी। जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग रूम में घुसी तो मुझे वहाँ बहुत ही शांत माहौल दिखा। मैंने देखा कि कुछ बच्चे धीरे धीरे करके अपने चुटकुले और कहानियाँ एक एक करके सुना रहे हैं। होस्ट ने जब मेरा नाम लिया तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक भजन सुनाऊं। तो मैंने एक शिव भजन जिसका नाम था डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाचे भोला, वो भजन मैंने सुनाया। यह सुनकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए और जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग से आई तो मैं एक्साइटेड रही। पूरे 7 दिनों तक मैं यही सोचती रही कि जल्द से जल्द मेरा रेडियो पे भजन बजे। जैसे ही मेरा भजन बजने वाला था तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। फाइनली 7 अप्रैल का वो दिन आया। जैसे ही आया तो मैं प्रसन्न हो गई। इस तरह से मेरा आकाशवाणी भवन में रिकॉर्डिंग का अनुभव बहुत ही अद्भुत रहा। मुझे तो ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा सोनल, तुम्हें पता है कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? मुझे पता है। इसी से संबंधित सुनते हैं एक कार्यक्रम जिसका शीर्षक है आओ जाने कारगिल युद्ध के हीरो के बारे में। नमस्कार नन्हे मुन्ने दोस्तों, आप हमारे देश का भविष्य हो और भविष्य निर्माण की कमान किसके हाथों में है आपको मालूम है ना? अरे आपके हाथों में है। और हाँ,
इसके अलावा हमारे देश का गौरवशाली अतीत भी है, जिसकी जानकारी आप बच्चों को अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास के मार्गदर्शन से ही तो हम वर्तमान का हाथ थामकर भविष्य की दूरी को तय करते हैं। तो आज मैं आपको भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताना चाहता हूं। भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत को कई बार युद्धों का सामना करना पड़ा है। युद्ध की चुनौती को स्वीकार करते हुए भारत के वीर सपूतों ने दुश्मन सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। 26 जुलाई की तिथि को हम भारतीय कैसे भूल सकते हैं। हम इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, आपको मालूम है कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? चलो मैं बताता हूँ। यह हमारे वीर सैनिकों के शौर्य, बलिदान, कड़े संघर्षों के बाद मिली विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पाकिस्तानी घुसपैठियों सैनिकों द्वारा जम्मू और कश्मीर के कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमाने की खबर के बाद भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने के लिए भारत सरकार के आदेश अनुसार ऑपरेशन विजय चलाया। यह युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 तक चला। इस युद्ध में भारत के 500 से भी अधिक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने निडर रवैये से दुश्मन की गोलीबारी की परवाह न करते हुए बहादुरी से सैनिकों के साथ उनका मनोबल बढ़ाते हुए इस मिशन का नेतृत्व किया और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 2 महीने से भी ज्यादा कड़े संघर्ष के बाद आखिर हमारे देश के जांबाज सैनिकों ने दुश्मनों को अपने कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर कर दिया और 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया। कारगिल विजय दिवस न केवल जश्न मनाने का दिन है, बल्कि युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के साहस, बलिदान और बहादुरी का सम्मान करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का दिन है। प्यारे बच्चों, मैं हूँ ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र कारगिल युद्ध। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये 26 जुलाई जो अब आने वाली है, ये कारगिल विजय की रजत जयंती है। 25 साल हो गए हैं। 16 साल 5 महीने में भर्ती हुआ था और 19 साल में मुझे एक युवा अवस्था में वो युद्ध लड़ने का सौभाग्य मिला। और आप जैसे छोटे छोटे बच्चे जब हम युद्ध लड़ रहे थे तो उनकी चिट्ठियां आया करती थी, दिल गदगद हो जाता था, भावनात्मक रूप से होता था कि बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बच्चे भी हमें कितने मोटिवेट कर रहे हैं, बच्चों की अपेक्षा हमारे से कितनी होती हैं। तो आप बच्चों, आपकी ये चीजें एक सैनिक को बहुत प्रेरित करती हैं। मुझे याद है जब हम टाइगर हिल पर लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे थे, तब बहुत सारे बच्चों की चिट्ठियां देश भर से आई। जो बच्चे के अंदर जो भावनाएं होती हैं, ये सैनिक ही नहीं पूरे राष्ट्र को, जैसे माता पिता को बड़े खुशी प्रदान करती है, प्रेरणा देती है, तो वैसे एक सैनिकों के लिए भी बच्चे उनकी जान से प्यारे हैं। 2 महीने लगभग वो कारगिल का युद्ध चला और उसमें हमारे 527 सैनिक शहीद हुए। मुझे टाइगर हिल पर अपने उन साथियों की वो यादें अभी भी हैं, जब हम उस पर लड़ रहे थे। तो बच्चों, एक एक सैनिक हमारे लिए, इस देश के लिए खून की एक एक बूंद को बहाता जा रहा था और उसके बस यही एक सोच होती थी कि मैंने देश के बच्चों से वादा किया है, मैं जीत करके आऊंगा और उनको उस जीत का एहसास दिलाऊंगा, उनको खुशी दिलाऊंगा। तो एक एक करके मेरे साथी शहीद हुए। वो एक मेरे लिए बहुत दुखद था, क्योंकि वो मेरा साथी था, वो मेरा दोस्त था। मुझे भी 17 गोलियां लगी, क्योंकि उन दोस्तों का काम तो मेरे ऊपर आ गया था। मैं लड़ता रहा और दुश्मनों को वहां से खदेड़ा और भारतीय सेना टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराने में कामयाब हुई और उसके बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हुआ। तो प्यारे बच्चों, हमारे देश के सैनिक विषम परिस्थितियों में -20 डिग्री टेम्परेचर में दुश्मन की गोलाबारी के बीच में भी जब वो आखिरी पल भी थे, तब भी उनके चेहरों पर कोई शिकस्त नहीं थी। ये एक बहुत ही मार्मिक स्मरण था मेरा, जो आज भी जहन में जब बात करता हूँ तो उनके चेहरे नजर आते हैं। पूरे कारगिल
क्षेत्र में विजय पताका फहरा दिया गया था और 26 जुलाई को कारगिल युद्ध की समाप्ति की घोषणा हुई। तो उस समय मैं हॉस्पिटल में था, लेकिन मेरे लिए ये एक खुशी के पल थे कि जिन वीरों ने शहादत दी उनकी शहादत बेकार नहीं गई, बल्कि हमें दुश्मनों का खात्मा करके और अपनी जमीन को वापस लिया। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए सफलता थी कि आप बहुत प्यारे प्यारे पुष्प हैं और इस देश को आगे बढ़ाते रहिए। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। प्राणों से ज्यादा है जिनको इस माटी से प्रीत, उन शूरों के लिए गाए माँ भारती शौर्य गीत। धरती के आंचल पर जब कोई संकट मंडराया, रणवीरों ने न्योछावर कर अपनी तरुण सुंदर काया। मातृधरा की रक्षा में सारे नातों को ठुकराया, मरते मरते भी सूरमाओं ने लड़ने का दम दिखाया। भारत भूमि का कोई भाग शत्रु के हाथ न आया, छलनी होकर भी सैनिकों ने जननी को मुक्त कराया। ध्वज तिरंगा झूम झूम हर्षित पुलकित लहराया, देशवासियों ने श्रद्धा मन से विजय उत्सव मनाया। समय चक्र के पल और युग शनय शनय जाएंगे बीत, इन तेजस्वियों के लिए मन में जलते रहेंगे अखंड दीप। प्राणों से ज्यादा है जिनको इस माटी से प्रीत, उन शूरों के लिए गाए माँ भारती शौर्य गीत। अरे वाह, ये कार्यक्रम तो बड़ा रोचक रहा। इस कार्यक्रम से हमें काफी सारी जानकारियाँ मिली। अच्छा गर्वित, हमारे देश के विकास में सभी लोगों का योगदान रहा है और उनमें से एक है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, शिक्षक और लेखक थे। एक टीचर के नाते वे हमेशा छात्रों के साथ जुड़े रहे, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। शिक्षा के प्रति डॉक्टर कलाम सर की प्रतिबद्धता इतनी अटूट थी कि वे भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त करने के बाद तुरंत अपने छात्रों के बीच लौट आए। उनका मानना था कि शिक्षक छात्रों के चरित्र को आकार देने, मानवीय मूल्यों को स्थापित करने, प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनकी सीखने की क्षमताओं को बढ़ाने और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गर्वित, तुमने बिल्कुल सही कहा। और पता है, उनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैन उल्लाबुद्दीन अब्दुल कलाम था। देश के इस महान व्यक्तित्व को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा सोनल, आज मेरे पास डॉक्टर कलाम सर से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग है। अच्छा, तो सुनाओ। डॉक्टर कलाम ने एक बार अपने बच्चों को अपने बचपन की एक घटना बताई थी। उन्होंने बच्चों से कहा कि जब मैं छोटा बच्चा था तब रोज मेरी माँ हम सबके लिए खाना बनाया करती थी। एक रात की बात है, माँ ने सब्जी रोटी बनाई और पिताजी को परोस दी। मैंने देखा रोटी बिल्कुल जली हुई थी। मैं ये सोच रहा था कि किसी ने ये बात नोटिस की या नहीं। मेरे पिता ने वो रोटी बिना कुछ कहे प्रेम से खा ली और मुझसे पूछा, बेटा आज स्कूल का दिन कैसा रहा? मुझे याद है कि मेरी माँ ने उस दिन जली रोटी बनाने के लिए पिताजी से माफी मांगी थी, जिस पर पिताजी ने हंसते हुए कहा था, चिंता मत करो, मुझे जली रोटियां भी पसंद है। बाद में जब मैंने पिताजी से पूछा, क्या आपको जली रोटियां सच में पसंद है? तब पिताजी ने ना में सर हिलाते हुए कहा, एक जली हुई रोटी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जले हुए शब्द बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के विचार बचपन से ही कितने अच्छे थे। अच्छा गर्वित, अब मेरे पास भी एक प्रेरक प्रसंग है, क्या मैं सुनाऊं? हाँ बिल्कुल। एक बार छठी क्लास के एक स्टूडेंट ने विंग्स ऑफ फायर किताब पढ़ने के बाद डॉक्टर कलाम का एक स्केच बनाया। परिवार वालों ने इनकरेज किया कि इसे प्रेसिडेंट को भेजे। लड़के ने सोचा इससे क्या होगा, ये तो उन्हें मिलेगा भी नहीं, पर फिर भी जोर डालने पर उसने स्केच भेज दिया। कुछ दिन बाद उसे डॉक्टर कलाम का साइन किया हुआ थैंक यू नोट आया। तो इससे भी हमें पता चलता है कि हमारे प्यारे कलाम जी दिल के कितने अच्छे इंसान थे। तुम्हारा ये प्रेरक प्रसंग सुनकर हमारे दोस्त कितने लाभान्वित हुए होंगे, लेकिन बातों बातों में पता ही नहीं चला कि समय कब बीत गया। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नई बातों और नई गपशप के संग। तो सुनना मत भूलना हमारा अगला कार्यक्रम। तब तक के लिए जय हिंद।